नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। अमेरिका ने पाकिस्तान को फंसा दिया है। ईरान से डील करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अमेरिका ने इशारों में पाकिस्तान से पूछा है कि क्यों ना पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिए जाएं। अमेरिका ने मिसाइल छोड़ दी है। ये बैलिस्टिक नहीं, पाकिस्तान पर आर्थिक पाबंदी वाली मिसाइल है जो लॉन्च हो चुकी है। पहली मिसाइल, अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ कारोबार किया तो उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी मिसाइल, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के पार्टनर पर अमेरिका पहले ही लगा चुका है बैन। तीसरी मिसाइल, अमेरिका की वार्निंग से फिर फंस गई ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन। पाकिस्तान को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के लिए रेड कार्पेट बिछाना बहुत महंगा पड़ा है। इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला करने के बाद जब रईसी अपने पहले विदेश दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे तो सबसे पहले अमेरिका के ही कान खड़े हुए। और उसके बाद जिन तस्वीरों ने पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ाई वो ये है। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और ये तीसरी तस्वीर। इन तीनों तस्वीरों को पाकिस्तान ने बेचने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जब से ये तस्वीरें व्हाइट हाउस पहुंची, बाइडेन का जैसे खून खौल गया। बाइडेन समेत अमेरिका की पूरी लीडरशिप का गुस्सा फूटा। अमेरिका की तरफ से फौरन पाकिस्तान के खिलाफ बयान जारी हुआ और टारगेट पर पाकिस्तान नजर आया। अमेरिका ने इशारों में पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। वार्निंग ये है कि ईरान के साथ कारोबार करना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा और उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान के साथ कारोबार की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में सजग रहने की सलाह देते हैं। पाकिस्तान सरकार को अपनी विदेश नीति के बारे में बेहतर पता होगा। इस वक्त दुनिया दो कैंप में बटी हुई नजर आ रही है। एक कैंप अमेरिका और इजराइल का है और दूसरा कैंप रूस, चीन और ईरान का है। भारत जैसे कुछ देश हैं जो अब भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। ये दो कैंप बने हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान और साथ में दोनों के मित्र देश। इन दोनों कैंप के बीच भारत ऐसा देश है जिसके दोनों कैंप से रिश्ते बेहतर हैं। लेकिन पाकिस्तान अब इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका का शिकार बन सकता है और इसलिए कोई शक ही नहीं कि पाकिस्तान का दौरा करके ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने पड़ोसी को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। कहने को पाकिस्तान और ईरान के बीच 8 मुद्दों पर समझौते हुए। दोनों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर बात हुई, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि दोनों के साझा बयान में कश्मीर का जिक्र गायब रहा। इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान की कश्मीर वाली साजिश को ठेंगा दिखा दिया। इससे पहले पाकिस्तान को अमेरिका से एक और झटका लग चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में उसकी मदद करने वालों पर पाबंदी लगाई है। इसमें बेलारूस और चीन की 3 कंपनी शामिल हैं। दरअसल पाकिस्तान को जो अमेरिका की मार पड़ रही है उसमें सबसे बड़ी भूमिका 2 देशों की है, यानी अमेरिका के 2 बहुत ही कट्टर दुश्मन। पहला है चीन, जो पाकिस्तान का दोस्त है लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, आप दुश्मन भी कह सकते हैं। दूसरा है ईरान, जो पाकिस्तान के करीब तो आया है लेकिन ईरान अमेरिका का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ईरान पर अमेरिका की तीखी नजर है और जब पश्चिम एशिया में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, अमेरिका को अपने अड्डों पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है, तब वो ईरान के हर नए रिश्ते को बारीकी से देख रहे हैं। तेल अवीव और तेहरान के मौजूदा झगड़े में इस वक्त ईरान को बाजी पलटने वाला देश कहा जा रहा है। ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइल दागी तो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन जब इजराइल की तरफ से इस्फहान में हमले की बात हुई तो न ईरान ने इसे माना, न ही इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया।
अब ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान और श्रीलंका का दौरा करके बताने की कोशिश की है कि ईरान को अलग थलग करना आसान नहीं है। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा कि 2024 में इब्राहिम रईसी भारत का भी दौरा जरूर करेंगे और यहीं पर भारत ईरान संबंधों को लेकर अमेरिका के प्रतिबंधों और नई दिल्ली की कूटनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। जयपुर में लगातार 2 दिनों में 2 लूट की बड़ी वारदातें हुई हैं। दिन दहाड़े हुई इस लूट से लोगों में भी डर का माहौल है। कैसे राजधानी में बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये राजधानी जयपुर है, जहां बदमाश दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वारदात भी एक के बाद एक और बिना डरे। मंगलवार को ग्राम सेवक से 71 लाख की लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई ही थी कि बुधवार को एक बार फिर अशोकनगर इलाके में बदमाशों ने 15 लाख रुपए की लूट की है। कहा जा रहा है कि बाइक सवार 2 बदमाश सी स्कीम में डियर पार्क के सामने केसरी भवन बिल्डिंग में घुसे, फिर पहली मंजिल पर बने कैश कलेक्शन के ऑफिस में गए। वहां मौजूद 2 महिलाओं को गन पॉइंट पर लेकर चुपचाप रहने को कहा और तिजोरी में रखे करीब 15 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। ये युधिष्ठिर मार्ग है, डियर पार्क के सामने R15 ये बिल्डिंग है और इसी में मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। ये जो मकान है केसरी भवन, इस केसरी भवन के ठीक सामने की तरफ आप देख सकते हैं, ये जो सामने की तरफ ग्राउंड फ्लोर पे जो ये ऑफिस है, वहीं बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद दोनों महिलाओं ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद जयपुर शहर में A श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई, लेकिन बदमाशों तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाई। लूट की वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है। मंगलवार को बदमाशों ने मुहाना इलाके में जमीन का सौदा करने आए ग्राम सेवक से 71 लाख रुपए की लूट की वारदात की थी। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन इस बार बदमाश पुलिस की पहुंच से दूर है। ये एक बिल्डिंग है सी स्कीम में, यहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बिल्डिंग के जो ओनर हैं उनके ऑफिस में, और 2 महिला एम्प्लॉयज़ थी जिनका ये कहना है कि 5:30 बजे के करीब कोई व्यक्ति आया जिसने हथियार जैसी वस्तु दिखा करके और इन्हीं से तिजोरी से 15 लाख रुपए निकाल लिए। जयपुर में हुई दोनों लूट की वारदात एक ही समय में हुई। दोनों ही घटनाओं को शाम के समय अंजाम दिया गया और दोनों ही बंदूक की नोक पर की गई। ऐसे में लूट की वारदात को रोकना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। लगातार हुई 2 घटनाओं से शहर के लोगों में दहशत फैल गई है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बीकानेर के लूणकरणसर में 9वीं क्लास की नाबालिग लड़की को जबरन उठाकर ले जाने और उसके साथ गैंगरेप करने का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बताया है कि पेपर देने के बाद वो गांव जाने के लिए बस स्टैंड गई थी, जहां उसके गांव का रहने वाला रणजीत और एक अन्य युवक बाइक लेकर पहुंचे और जबरन बैठकर बीकानेर रोड पर सुनसान जगह ले गए और जबरन शराब पिलाकर गैंगरेप किया। वारदात के बाद दोनों युवक उसे रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर फरार हो गए। वहां एक दुकानदार ने छात्रा को बदहवास हालत में देखा और लूणकरणसर अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है। उसके पर्चा बयान पर गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कर लिया गया और एक आरोपी को डिटेन किया है। 22 तारीख को एक नाबालिग छात्रा परीक्षा देके अपने गांव जा रही थी, तो एक लड़का उसको बहला फुसलाकर और मोटरसाइकिल पे साथ ले गई थी। लड़की को भी पिलाई, खुद ने पी और दुष्कर्म उसके साथ किया। उसकी सूचना जब राहगीरों को मिली तो उन्होंने गांव में सूचना दी, थाने में सूचना दी। थाने वाले जब वहां गए तो लड़की मिली, लड़की को लाके परिजनों को सुपुर्द किया, रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया और लड़के की तलाश की, तलाश करके उसको। झालावाड़ शहर में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ये बदमाश आए दिन राह चलते महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। कुछ ऐसी ही घटना आज सुबह सामने आई जब मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला के साथ 2 बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश महिला के गले से 10 ग्राम की सोने की चेन लेकर फरार हो गए। चेन स्नैचिंग की यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मॉर्निंग वॉक करके आ रही थी घर पे, तो पीछे से बाइक पे 2 लड़के आए और उन्होंने मेरी चेन खींच ली और
मैं बहुत देर तक पीछा भी करा, लेकिन वो बाइक पे थे तो निकल गए। कोतवाली जाने के बाद जब मैंने रिपोर्ट करवाई तो वहाँ पर मेरे को नकारात्मक ऐसा जवाब मिला कि ये तो रोज़ की घटना है और जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये तो होना है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने भीलवाड़ा पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी कार्यालय से हेलीपैड जाते हुए एक जगह रुककर गन्ने का रस पिया और उसका ई पेमेंट भी किया। इस दौरान दुकान चलाने वाली सरोज देवी ने भजनलाल शर्मा के साथ तस्वीर भी ली। हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने सरोज देवी से बात की। शर्मा का आज भीलवाड़ा दौरा था। जिला कार्यालय में बूथ बैठक ली, कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बूथ बैठक समाप्त होने के बाद वापस हेलीपैड की तरफ जब रवाना हुए तो ये वही गन्ने की चरखी है जहां पर भजनलाल शर्मा ने गन्ने का जूस पिया। आम आदमी की तरह यहाँ पर रुके और गन्ने के जूस बनाने वाली सरोज देवी का हालचाल जाना। हमारे साथ सरोज देवी है, इनसे बात करेंगे। आज तो मुख्यमंत्री जी जूस पीने आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या कह रहे थे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कह रहे थे, मेरा हालचाल पूछे और मेरे को मुख्यमंत्री जी देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ गन्ने के जूस पीने आएंगे, पर लेकिन वो आए, मेरे को अच्छा लगा यहाँ। और मेरे से और कुछ नहीं पूछा, बस मेरे घर का हालचाल पूछा, मेरे गाँव का नाम पूछा। सोचा भी नहीं था कि आम आदमी की तरह यहाँ आएंगे और मेरे से गन्ना का जूस मांगेंगे। मेरे को पता नहीं था भी भगवान यहाँ पधारे हैं। मुख्यमंत्री जी आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं पूछा, कोई समस्या नहीं है। समस्या आपको हो तो बताओ, मैं कोई समस्या नहीं है। यहाँ आए बहुत अच्छा लगा, आम आदमी की तरह आए तो मतलब जूस मांगा, मेरे को जूस पी के देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक साधारण व्यक्ति की तरह गन्ने की चरखी पर रुकते हैं, यहाँ पर जूस पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं। इस महिला के हालचाल जानते हैं कि वही महिला है जिसने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आज रस बना के दिया। इस महिला ने कभी सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और गन्ने का जो जूस है वो यहाँ पे पियेंगे, गन्ने का रस पियेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यही खासियत है, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो आम जन की तरह निकलते हैं, आम आदमी की तरह लोगों से मिलते हैं, आम कार्यकर्ता की तरह लोगों से मिलते हैं। शहर में अभी चर्चा का विषय बन चुका है और कहीं ना कहीं अब शहरवासी इस गन्ने की चरखी में पहुंच रहे हैं और इस गन्ने की चरखी के मालिक से रूबरू हो रहे हैं। वीडियो शंकु सोनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। राजस्थान पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा है। यहाँ के किले, महल, हेरिटेज, संस्कृति, कला का हर कोई मुरीद है। ऐसे में पुरातत्व विभाग भी पर्यटकों की मेहमान नवाजी करने में पीछे नहीं है। विभाग की ओर से पर्यटकों से फीडबैक फॉर्म फिल करवाया जा रहा है। फीडबैक फॉर्म में पर्यटक अपने सजेशंस दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं और खामियां भी बता रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार ने एक नई मुहिम शुरू की है। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से फीडबैक फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं। ये फॉर्म सभी पर्यटक स्थलों पर फिल करवाए जा रहे हैं। अब तक करीब 8000 फीडबैक फॉर्म पर्यटकों द्वारा दिए गए हैं, जिसमें पर्यटकों ने स्वच्छता, सिक्योरिटी को लेकर फोकस किया है। राज्य सरकार की इस पहल को पर्यटक काफी पसंद कर रहे हैं। 8000 फीडबैक फॉर्म में हवा महल से 410 फीडबैक फॉर्म आए हैं। जंतर मंतर पर 950 फीडबैक फॉर्म, आमेर महल पर 540 फीडबैक फॉर्म, नाहरगढ़ पर 499 फीडबैक फॉर्म, अल्बर्ट हॉल पर 585 फीडबैक फॉर्म है, जहां पर्यटकों ने सिक्योरिटी और स्वच्छता पर फोकस किया है। फीडबैक फॉर्म में पर्यटकों से सिक्योरिटी, स्वच्छता, टॉयलेट्स, गाइड्स, स्टाफ बिहेवियर जैसे सवालों पर राय ली गई है। महीने के आखिर में सभी फीडबैक फॉर्म को एग्जामिन किया जाता है और पर्यटकों को उनके मुताबिक सुविधा प्राप्त करवाने की कोशिश की जाती है। इस पहल से पर्यटक भी बेहद खुश हैं। वो हमने ये शुरू करी है कि पर्यटक का अमुक संग्रहालय या अमुक स्मारक पर उसको कैसा लगा, उसको साफ सफाई कैसी लगी, उसको सिक्योरिटी कैसी लगी, क्या उसको टॉयलेट साफ सुथरे मिले, क्या उसके साथ में किसी ने बदतमीजी करी। तो ये जो ओवरऑल जो एक विजिटर का जो एक्सपीरियंस होता है उसको जानने के लिए ये फीडबैक फॉर्म्स लिए जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की इस पहल से पर्यटकों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। साथ ही पर्यटकों की इच्छा अनुसार बदलाव करने की भी विभाग कोशिश करेगा। महिमा जैन, न्यूज़ 18 जयपुर। ऐसा लगता है कि अब वो वक्त करीब आ चुका है जब अमेरिका और रूस के बीच भयानक परमाणु जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे
दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि रूस को घेरने के लिए नेटो के 32 देशों ने बड़ा वॉर प्लान तैयार किया है। इस युद्ध का लॉन्चिंग पैड यूक्रेन नहीं बल्कि पोलैंड बन सकता है। रूस के दरवाजे पर परमाणु जंग। लगता है यूक्रेन की हार के डर से 32 देशों से बना नेटो अब रूस से परमाणु जंग करने के लिए मजबूर होता जा रहा है। जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। पोलैंड में एटम बम, विश्व युद्ध शुरू। रूस यूक्रेन युद्ध को तीसरा साल शुरू हो चुका है। रूस यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नेटो के तमाम देशों की बेशुमार सैन्य ताकत भी रूसी सेना को रोक नहीं पाई है। यहां तक कि राष्ट्रपति पुतिन का भयानक गुस्सा और फौजी ताकत ने साबित कर दिया है कि रूस को हराना लगभग नामुमकिन है। अब ऐसे हालात में नेटो ने ऐसा खौफनाक और बड़ा कदम उठाया है जिसकी वजह से अब नेटो के 32 देशों के साथ रूस की परमाणु जंग हो सकती है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक नेटो अपने परमाणु बम और मिसाइलें नेटो देश पोलैंड में तैनात करने जा रहा है। यानी पोलैंड की जमीन से अब रूस पर नेटो सीधा परमाणु हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नेटो के परमाणु हथियारों से रूस को भारी नुकसान हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में नेटो के नाकामयाब होने की वजह से अब नेटो रूस से परमाणु जंग के लिए तैयार हो रहा है ताकि पुतिन के रूस को यूरोप पर कब्जा करने से रोका जा सके। पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने भी माना है कि नेटो के परमाणु हथियार पोलैंड की धरती से रूस से मुकाबला कर सकते हैं। इधर रूस ने साफ कहा है कि अमेरिका और नेटो अब रूस को उस जंग के लिए उकसा रहे हैं जहां रूस अपने सभी दुश्मनों को परमाणु जंग में तबाह कर देगा। Support Ukraine, we help them to destroy Russian combat capabilities that could potentially be a threat against us. Support Ukraine is not charity. Support Ukraine is an investment in our own security, and the alternative is more expensive. परमाणु जंग को तैयार अमेरिका और रूस। नेटो सेना ने रूस के बॉर्डर पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी है। रूस और नेटो के आमने सामने की टक्कर किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड को रणनीतिक रूप से बहुत अहम स्थान हासिल है। पोलैंड की सीमा बेलारूस से मिलती है और रूस का रणनीतिक सैन्य अड्डा कलिनिनग्राद भी पोलैंड से सटा हुआ है। यूक्रेन को हमेशा से आश्वासन दिया गया है कि अगर पोलैंड की जरूरत पड़ेगी तो वो हर समय मदद को तैयार है। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने खुलासा किया कि कुछ समय अमेरिका और पोलैंड के बीच परमाणु बम को लेकर बातचीत जारी है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नेटो की चुनौती का सामना करने के लिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग इलाके को भी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। साल 2023 के अंत तक रूस यूक्रेन के करीब 20% इलाके पर कब्जा कर चुका है। इधर यूक्रेनी सेना के पास घातक हथियारों की भारी कमी हो रही है, जबकि रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर बेतहाशा हमले बढ़ा चुका है। यूक्रेन की हालत इस वक्त ऐसी हो गई है जैसे भूखे शेर के सामने बकरी की होती है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल ने ब्रिटिश मीडिया के सामने साफ चेतावनी देते हुए कहा है, यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए आज भारी आर्थिक मदद की जरूरत है। कल या परसों नहीं, अगर हम मिलकर यूक्रेन की सुरक्षा नहीं करेंगे तो यूक्रेन हार जाएगा। इससे दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा ढांचा तबाह हो जाएगा। कई जगहों पर युद्ध छिड़ जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध होने की नौबत आ जाएगी। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल ने कहा है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसे हालातों की वजह से रूस को अब पोलैंड की तरफ से नेटो के 32 देश मिलकर घेर रहे हैं।
जरा देखिए इस वक्त नेटो और रूस के बीच क्या चल रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है कि रूस की सीमा पर नेटो के 1,23,000 सैनिक मौजूद हैं। इस बीच यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने यूक्रेन के लिए $61 बिलियन की सहायता देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है, जो रूस के लिए गंभीर खतरे वाली बात है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस की सीमा पर नेटो के 300 टैंक और 800 आर्मर्ड व्हीकल तैनात हैं, जबकि 90,000 नेटो सैनिक अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियारों के साथ लिथुआनिया आ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह भी दावा किया है कि रूस ने लेनिनग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में 7,000 घातक हथियारों को भेजा है। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को में भी 2400 आधुनिक हथियारों को तैनात किया गया है। अब देखना होगा क्या ऐसे हालात में रूस और अमेरिका के बीच सीधी परमाणु जंग होगी। अगर ऐसा होता है तो ये तय मानिए कि रूस खुद को बचाने के लिए दुनिया की रत्ती भर परवाह नहीं करेगा और ना ही पुतिन को दुनिया एटमी जंग से रोक पाएगी। पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में बार बार यह ऐलान कर रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में खतरनाक एजेंडा छिपा है, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कांग्रेस सरकार आने पर देश में आर्थिक सर्वे का बड़ा दावा किया है। लेकिन अब राहुल के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने अमेरिका में बैठकर ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बवाल मच गया है। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। There is an inheritance tax. मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। 24 के चुनावी चिराग से निकला विरासत टैक्स ताजा तरीन तूफानी और दो धारी मुद्दा, जिस पर जोरदार सियासी घमासान छिड़ा है। बीजेपी हमलावर हो गई है, कांग्रेस ने भी पलटवार जारी रखा है, लेकिन कोई भी मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिर क्या है ये विरासत टैक्स? कौन है इस विरासत टैक्स को सुर्खियों में लाने वाले? क्या विरासत टैक्स की एंट्री 24 के चुनाव में टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है? इसे जाने और समझे उससे पहले विरासत टैक्स का बखान सुनिए। कांग्रेस के ओवरसीज चेयरमैन सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं, समझिए। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. विरासत टैक्स की वकालत बीजेपी के लिए बिन मांगी मुराद बन गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस घोषणा पत्र पर पिछले कई दिनों से निशाना साध रहे थे। राजस्थान के बांसवाड़ा रैली से ही पीएम मोदी ने कांग्रेस के इरादे पर सवाल दागने शुरू कर दिए थे, और जैसे ही पित्रोदा ने विरासत टैक्स पर बयान दिया, मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। मोदी के साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज एक्शन मोड में आ गए। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।
जब बात संपत्ति की हो, सोने चांदी की हो, मंगलसूत्र की हो, तो भारतीयों के इससे सेंटिमेंट जुड़ते हैं। मोदी कई दिनों से यही तार छेड़ रहे थे, चुनावी रैलियों में जनता को समझा रहे थे। कांग्रेस की तरफ से जैसे ही बयान आया, सेंटिमेंट हर्ट होना स्वाभाविक था। गृह मंत्री अमित शाह ने पित्रोदा के बयान पर निशाना साधते हुए उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र का स्क्रिप्ट राइटर बता दिया। पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। वहीं सैम पित्रोदा के बयान पर बवाल मचा तो कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को मामले से अनजान बताया। हालांकि कांग्रेस के ही उदित राज सैम पित्रोदा के समर्थन में है। लाखों करोड़ या हजारों सैकड़ों करोड़ जिनके पास संपत्ति है, वो संपत्ति से टैक्स लेकर के 80 करोड़ जो गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन पर मोदी जी जिंदा कर रहे हैं, इनका भी भला हो जाए। उधर राहुल गांधी देशवासियों को संपत्ति सर्वे की जरूरत समझाने की कोशिश में लगे हैं। आप ये मत सोचिए कि जाति जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे है, वो जाति का सर्वे है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक्स हैंडल सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें नुपुर शर्मा बीजेपी के 400 पार अभियान में शामिल हुई। आपको बता दें कि वीडियो में सभी नुपुर शर्मा भाजपा 400 अभियान में शामिल हुए। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।